हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, वेलकम बैक। अच्छा, अब आज हमारा है आपके पास लेक्चर नंबर 3 है और लास्ट 2 लेक्चर्स में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी जल्दी से 5 मिनट्स में उनको ज़रा एक नज़र हम यहाँ पे रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर आज हम यहाँ पे आपके पास सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं 11.1। तो लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें डिस्कस की उनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनको आपने ज़रा ध्यान से प्रिपेयर करना है, जो कि आपके पास यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, हमने चैप्टर देखा था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने कहा था कि इसमें हम चार्जेस के बारे में ही डील करेंगे, लेकिन उन चार्जेस की जो स्टेट होगी वो रेस्ट में होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद हमने चार्जेस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा था कि चार्ज क्या प्रॉपर्टी होती है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई दूसरी बॉडी उससे अट्रैक्ट या रिपेल हो सकती है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। ठीक है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। उसके लिए हमने एक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था कि सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस की यूनिट कूलम होती है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन जो था वो एक माइंड में राइज हुआ था कि 1 कूलम हमने पढ़ा था, हमने कहा था चार्ज की यूनिट कूलम है। अब आज हम एक चीज़ देखेंगे कि 1 कूलम एक बड़ी यूनिट है या छोटी यूनिट है। ठीक है, उस चीज़ को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर हमने कहा था चार्जेस की यूनिट 1 कूलम है और हमने कहा था कि चार्जेस जो होते हैं, जिस तरह हमने कहा था कि चार्जेस आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो था वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम था। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर जो है वो भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि चार्जेस जो हैं वो एक डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि करंट करंट डिराइव क्वांटिटी नहीं है, जो चार्ज है वो डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, करंट बेस क्वांटिटी है। अगर आप बेस क्वांटिटी 7 देखो तो उसमें करंट आता है। फिर उसके बाद हमने और चीज़ें ये डिस्कस की थी कि चार्जेस प्रोड्यूस किस तरह हो सकते हैं। हमने कहा था चार्जेस प्रोड्यूस करने के या चार्जेस किसी बॉडी पे लेकर आने के हमने कहा था 3 मेथड्स हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय आपके पास यहाँ पे इंडक्शन। ठीक है, उनको हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ जो देखी थी, जो कि आपकी बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के सामने एक टेबल में दिया हुआ है, वो था वेन डे ग्राफ जनरेटर। अब वेन डे ग्राफ जनरेटर जो है ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी एक डेफिनेशन का आइडिया हो कि वेन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। वेन डे ग्राफ जनरेटर हमने कहा था एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा जनरेटर है जो कि बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और हाई पोटेंशियल जनरेट करने का मतलब है कि वेन डे ग्राफ जनरेटर के जो ऊपर चार्जेस आते हैं वो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और हमने एक और चीज़ भी कहा था, हमने कहा था वेन डे ग्राफ जनरेटर अप टू मिलियन वोल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसका जो वोल्टेज, इसके ऊपर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो अप टू मिलियन वोल्ट्स होता है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ ये देखी थी कि वेन डे ग्राफ जनरेटर की वर्किंग किस तरह है। अब वर्किंग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आपकी बुक में भी डिस्कस नहीं की गई, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि उसमें किस तरह वो बेल्ट किस तरह मूव कर रही है और वो कॉम्ब के क्या काम है और वो जो मेटल हॉलो डॉम्प है उसके ऊपर चार्जेस किस तरह आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये था कि वेन डे ग्राफ जनरेटर यूज़ क्यों करते हैं। तो हमने कहा था वेन डे ग्राफ जनरेटर चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए, आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेट कराने के लिए, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है मेजॉरिटी केसेस में। तो अगर हमने उन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना हो, मूव कराना हो, तो हम वेन डे ग्राफ जनरेटर यूज़ करते हैं। और चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना, मूव कराना एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कहा था कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर्स होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ड्यू टू कोलिजन, और उसकी वजह से हमें चार्ज पार्टिकल्स के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्टिकल्स से मिलके बना है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि वेन डे ग्राफ जनरेटर भी आजकल यूज़ नहीं हो रहा। आजकल जो नई डिवाइस यूज़ हो रही है वो साइक्लोट्रॉन यूज़ हो रही है, आजकल लेटेस्ट डिवाइस जो है। और उसके बाद फिर आपको मैंने कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स दी थी कि बॉडीज़ जो हैं एक दूसरे, अगर आप कोई 2 बॉडीज़ के दरमियान फ्रिक्शन करो और उन बॉडीज़ के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे तो वो 2 बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दी थी कॉम्प और एक पेजेस ऑफ पेपर की एग्जांपल दी थी, बैलून, और आपको मैंने वॉल की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो उन सब केसेस में जो था वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। उस प्रोसेस को नाम देते हैं स्टैटिक किलिंग। स्टैटिक किलिंग एक फिनोमेना है जिसमें आप कोई बॉडी के ऊपर चार्जेस लेकर आओ तो वो बॉडी दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है,
अच्छा, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मैं दो बॉडीज़ की फ्रिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है या किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये एक कन्वेंशन ली जाती है कि ये एक है कि जो कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब कंडक्टर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसकी रीज़न आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज। मतलब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्यों आसान है, माइंड में अब ये चीज़ आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में प्रेजेंट हैं, शेल्स में प्रेजेंट हैं, उनको निकालना आसान है। उनको अगर हम कोई दो चीज़ों की रबिंग करें, उनको आपके पास यहाँ पे एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल को छोड़ के रिमूव हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन्स को रिमूव करना मुश्किल है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो किसी भी बॉडी से प्रोटॉन्स निकालना या पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है। तो अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लोगे तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कवर किए थे, जो कि आपने देख भी लिए होंगे। आज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है। अब असल में चार्जेस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब चार्जेस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से हम जो डिस्कस करेंगे 3 प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और एक प्रॉपर्टी जो कि आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में डिस्कस है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम जो है साथ में 2 प्रॉपर्टीज़ और भी डिस्कस करेंगे। पहली है आपके पास यहाँ पे कंजर्वेशन, फिर आपके पास यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी और क्वांटाइजेशन। तो एडिटिव और कंजर्वेशन को हम बेसिक सा हम यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में क्वांटाइजेशन को देखेंगे। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे एडिटिव। अब एडिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि चार्जेस एक बेसिक तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्या मतलब? मैंने ये कहा मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज था 1 कूलम। इस बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो +1 कूलम है, मतलब इसके पास प्रोटॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा मैंने इस बॉडी को 0.5 कूलम चार्ज और दे दिया, अब पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा? इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा +1.5 कूलम। सिंपल। मैंने किस तरह निकाला? मैंने इस 0.5 कूलम में 1 कूलम ऐड कर दिया, तो ये 1.5 कूलम हो गया। इसी तरह अगर मैं इस बॉडी से 0.5 कूलम चार्ज निकाल दूं, यहाँ तो मैं इस 0.5 कूलम चार्ज इस बॉडी में ऐड कर रहा था, अब यहाँ से अगर मैं 0.5 चार्ज इसमें से रिमूव कर दूं तो अब इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा? अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज रह जाएगा 0.5 कूलम। तो यहाँ मैंने ऐड किया और यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट माइंड में ये चीज़ आती है कि चार्जेस को हम इस तरह सिंपल तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों कर सकते हैं? उस चीज़ का जो आंसर लाई कर रहा है वो इस चीज़ में लाई कर रहा है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए कौन से रूल होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए वही रूल होते हैं जो आप सिंपल बेसिक मैथ्स में यूज़ करते हो। आप जो अब अर्थमेटिक रूल्स जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह के, ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज जो है वो कोई वेक्टर वाले रूल्स फॉलो नहीं करेगी। चार्ज जो है सिंपल अर्थमेटिक रूल्स ऐड करेगी, जिस तरह 2 क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की भी यही डेफिनेशन है, लेकिन उसमें जो एक वर्ड यूज़ हो रहा है वो आइसोलेटेड चार्ज यूज़ हो रहा है। अब सबसे पहले आपको आइसोलेटेड चार्ज बता देते हैं। आइसोलेटेड चार्ज क्या होता है? एक सिंगल इंडिपेंडेंट चार्ज। अगर कहीं पे सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या कहीं पे सिंपल एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज ना हो, उसको आइसोलेटेड चार्ज कहते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड चार्ज अभी हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस भी करेंगे। तो मैंने ये कहा कि आइसोलेटेड चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो चार्ज कभी भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एक आइसोलेटेड चार्ज,
एक सिंगल चार्ज इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट करे, उसको ना कभी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ना कभी मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और किस तरह ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? जिस तरह अगर आपको याद हो, कल हमने जब पढ़ा था चार्ज, आपके पास चार्ज प्रोड्यूस करने का जो सेकंड मेथड था बाय कंडक्शन, तो बाय कंडक्शन में हमने यही किया था, हमने चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में ये लिखा होता है कि चार्जेस, आइसोलेटेड चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आइसोलेटेड चार्ज जो है ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस जो हैं वो मैं अब पेयर में क्रिएट कर सकता हूँ। अब पेयर का क्या मतलब? पेयर का मतलब ये है कि मैं चार्जेस जो हैं, एक तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आइसोलेटेड चार्ज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन दो चार्जेस प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, अब दो चार्जेस किस तरह, ये जो है आप नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आप दो प्रोसेस पढ़ोगे। एक प्रोसेस होगा पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या चीज़ है, ये भी हम चैप्टर नंबर 18 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप चार्जेस प्रोड्यूस करते हो, और वो जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं ना, वो पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। पेयर में किस तरह? एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है और उसी के साथ एक उसका एंटी पार्टिकल। अब एंटी पार्टिकल आपके लिए ज़रा न्यू वर्ड होगा, तो वो हम 18 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बेसिक्स ओवरव्यू है। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है? जो साइन पार्टिकल के ऊपर होगा ना, उसके ऑपोजिट साइन एंटी पार्टिकल के ऊपर होगा। जिस तरह अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा उसके ऊपर साइन पॉजिटिव होगा। अब आप एक चीज़, ज़रा इस चीज़ को इस तरह समझो, देखो एक्सपेरिमेंट से पहले, इस पेयर प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट से पहले हमारे पास चार्ज कितना था? ज़ीरो, कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ पेयर प्रोडक्शन, अब हम ये कहते हैं कि चार्जेस जितने पहले थे उतने ही बाद में होने चाहिए। तो अगर एक्सपेरिमेंट से पहले चार्ज ज़ीरो है, तो एक्सपेरिमेंट के बाद भी चार्ज कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट के बाद चार्ज ज़ीरो किस तरह जस्टिफाई हो रहा है? देखो, एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, एक्सपेरिमेंट से पहले चार्ज जीरो था, एक्सपेरिमेंट के बाद भी टोटल चार्ज कितना है? ज़ीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है और एक नेगेटिव। इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, तो चार्जेस कभी सिंगल चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब मैं ये कहूँ कि सिर्फ मैं एक आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दूँ या सिंपल एक प्रोटॉन प्रोड्यूस कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चार्जेस को मैं पेयर में क्रिएट कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो पेयर में क्रिएट हो रहे हैं, एक पार्टिकल और दूसरा उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एंटी पार्टिकल। नेक्स्ट जो है, चार्जेस को मैं डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, लेकिन चार्जेस डिस्ट्रॉय भी जो होते हैं वो भी पेयर में होते हैं। उसका भी एक ख़ास नाम है, उसको आप एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर जो है, इसमें आप चार्जेस को डिस्ट्रॉय करते हो, और ये भी जो डिस्ट्रॉय होते हैं ये पेयर में होते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज लेते हो, एक नेगेटिव चार्ज लेते हो, दोनों को डिस्ट्रॉय इन द सेंस उससे आप कोई नई चीज़ बना लेते हो। ठीक है, तो चार्जेस कभी आइसोलेटेड चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन चार्जेस पेयर में क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज आपके पास पूछ सकते हैं। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं एक बेसिक ओवरव्यू बताऊं आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टार्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करना स्टार्ट हुए, उनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो एक इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई वो थी चार्ज ओवर मैस रेशो, E/m। ठीक है, तो E/m से जो एक आंसर आया वो 1.758 10⁻11 कूलम्स पर kg। ठीक है, तो असल में नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब अराइज हुआ कि हमें अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज ओवर मैस रेशो की तो वैल्यू पता है, E/m की वैल्यू पता है, लेकिन ना हमें E की वैल्यू का नोन है, ना हमें m की वैल्यू का नोन है। मतलब ना हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता है, ना हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैस का पता है, लेकिन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है हमें वो नोन है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ये हुआ कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो कि जिससे या तो मैं E की वैल्यू निकाल लूँ या m की वैल्यू निकाल लूँ। तो अगर मैं E की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो E की वैल्यू। उस दौर में फिर एक साइंटिस्ट थे मिलिकन्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड का मकसद क्या था। तो इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था
टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। अब आज तो हमें पता है ना कि 1.6 × 10⁻⁹, लेकिन उस दौर में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू का आइडिया नहीं था। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड जो है वो हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स बड़े शॉकिंग थे उस दौर में। अब जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट्स मतलब उन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाली, तो उनके पास जो चार्जेस की वैल्यू आई वो इस तरह आई। इस तरह की उनके पास चार्जेस की वैल्यू आई। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर इसमें पहला आंसर ठीक है, बाकी आंसर्स गलत हैं। क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ फ़ौरन आएगी कि सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। लेकिन ये सारे आंसर्स ठीक हैं। अब किस तरह? अगर आपको मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड का थोड़ा सा आइडिया हो, तो उसमें ये होता था कि ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे फॉल कर रहे होते थे, तो असल में उनको फिर आप सस्पेंड कर देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके। उस पर आप चाहो तो एक कोई सेपरेट वीडियो देख भी सकते हो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड पे। तो असल में हो सकता है कि जब उस एक्सपेरिमेंट में ऑयल ड्रॉपलेट्स गिर रहे हों तो वो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उस वक्त जो आंसर आया वो आया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैल्यू शो कर रही है ना, ये वैल्यू शो कर रही है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। हो सकता है उसी एक्सपेरिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फॉल कर रहे हो, तब उनके पास जो आंसर आएगा चार्ज का वो चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो उस केस में उनके पास ये आंसर आया। तो ये वैल्यू जो है ये चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रही है। हो सकता है उसी एक्सपेरिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में फॉल कर रहे हो नीचे, तब उनके पास जो आंसर आया वो चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन आया। तो ये सारे आंसर्स ठीक हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन तो आप ये वैल्यू कहोगे, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कहूँ तो ये वैल्यू, और 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये। इसी तरह आप और सो निकाल सकते हो। इससे एक रिजल्ट आया, इससे रिजल्ट ये आया कि चार्ज एक डिस्क्रीट, जो चार्ज है वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है। अब डिस्क्रीट क्वांटिटी किस तरह देखो, चार्ज या तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ होगा, या चार्ज 3.2 × 10⁻⁻⁹ होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनके कोई बीच की वैल्यू लूँ, जिस तरह अगर मैं इनके बीच की कोई वैल्यू लूँ, आप वैसे समझने के लिए ले लो 2.0 10⁻⁻⁹ कूलम। अब एक चीज़ ज़रा, इस चीज़ पे आप ज़रा ध्यान दें। ये वैल्यू शो कर रही है 1 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू शो कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू क्या शो कर रही होगी? ये वैल्यू शो कर रही होगी समझ लो 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन तो या तो 1 होगा या 2 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कभी पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती कभी चार्ज की। तो आपको इसकी रीज़न पता हो कि चार्ज जो है या तो 1.6 होगा, या चार्ज 3.2 होगा, या चार्ज 4.8 होगा। इसी तरह 3.8 और 4.8 के बीच में भी चार्ज की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन शो कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो पॉइंट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा या 3 होंगे। तो इससे फिर रिजल्ट ये आया कि चार्ज जो है वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, वो एक फिक्स्ड पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है। या तो मतलब समझ लो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब उस पैकेट में या तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ होगा, या उस पैकेट में 3.2 × 10⁻⁻⁹ होगा, या उस पैकेट में 4.8 एंड अप टू सो ऑन। इस चीज़ को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है, अगर आपसे कोई पूछे आप कहोगे कि सर चार्ज जो है वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रीट पैकेट्स मतलब इस तरह की वैल्यूज़ में, इस तरह की वैल्यूज़ नहीं हो सकती। आप कभी इधर कहीं पे अगर आप लिखा हुआ देखो भी इस तरह की वैल्यू, तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है इसकी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में शो कर रही है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज़ में एग्जिस्ट करेगी। वो आपकी अपनी मर्जी की वैल्यू नहीं हो सकती, वो उसकी एक फिक्स रूल्स हैं कि इतनी या इतनी। अच्छा, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक फॉर्मूला आया। अच्छा,
एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, ये तो बीच वाली तो वैल्यू हमने यहाँ पे गलत लिखी हुई है ना, ये बीच वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो सारी, अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लिखूँ, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.4 10⁻⁻19 कूलम। आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये एक बेसिक वैल्यू का मल्टीपल हैं। देखो सबसे बेसिक वैल्यू क्या थी, 1.6 10⁻⁻19। अब ये वैल्यू किस तरह आई, ये वैल्यू किस तरह आई, आपने इसी 1.6 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये वैल्यू आ गई। अब 1.6 से 4.8 किस तरह बनी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 4 किस तरह बनी, आपने इसी 1.6 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ये समझ आई? तो चार्ज की जो भी वैल्यू होती है वो एक बेसिक वैल्यू का मल्टीपल होती है, और ये जो एक बेसिक सी वैल्यू है इसको नाम देते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज उसको बोलते हैं जो कि कम से कम चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है। तो कम से कम अगर आपसे कोई पूछे हमारी लाइफ में चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है कम से कम, तो आप कहोगे सर वो एलिमेंट्री चार्ज होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एलिमेंट्री चार्ज एग्जिस्ट किसके ऊपर करता है, तो आप कहोगे कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, प्रोटॉन भी कह सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो इससे फिर एक फॉर्मूला आया, और वो फॉर्मूला आया ये Q = NE। अब अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, हमने ये कहा था कि Q जो होता है वो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो Q जो है वो किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालने के लिए यूज़ होता है। E जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, बेसिक चार्ज, जिसको हम यहाँ पे आप ये भी नाम देते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज भी नाम देते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और N क्या चीज़ है, N है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब इसमें से न्यूमेरिकल्स किस तरह के आ सकते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल्स इस तरह के आ सकते हैं, मैं अगर आपको इससे कहूँ मेरे पास एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉडी है जिसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इंड्यूस हुए हैं, आप उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज बताओ। तो किस तरह करोगे, आप इस फॉर्मूले में N की वैल्यू क्या पुट करोगे 5, E की वैल्यू क्या पुट करोगे 1.6 10⁻⁻19, तो आपके पास उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी को ना पढ़ने का एक और तरीका है, इसी को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या कहोगे कि अच्छा ये जो N है ना, इसकी जो वैल्यू है वो कम से कम कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस चीज़ को नाम देते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसी को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या कहोगे कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज आपके पास यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो था ये आपके पास था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम या क्यूरी हो तो नीचे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अब लास्ट है ये कुछ बेसिक पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बारे में आप सोचिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कूलम एक बड़ी या छोटी यूनिट है, इसकी साथ में रीजनिंग बताएं। और नेक्स्ट एक चीज़ मैंने लिखी क्वार्क्स, ये आपके लिए थोड़ा सा नाम नया होगा, तो क्वार्क्स के बारे में सर्च कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।